नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुदगल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा, पीड़ितों से भी की मुलाकात। सहकार से समृद्धि विजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम में कहा, सहकारिता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रिजर्व बैंक के बोर्ड सदस्यों के साथ बजट के प्रावधानों पर चर्चा। वित्तीय स्थिरता, महंगाई और विकास के बीच संतुलन पर हुई बातचीत। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में पूरे राज्य में जूनियर डॉक्टरों ने रोका काम। नर्सों ने हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। भाजपा ने ममता सरकार पर किया जोरदार हमला। कांग्रेस भी उतरी सड़कों पर। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच वीजा संचार समेत 3 सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। और खेल से जुड़ी खबरों में भारतीय पहलवान ऋतिका हुड्डा फ्री स्टाइल 76 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हारी। क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 पहलवान के खिलाफ मिली शिकस्त। और अब देखते हैं विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री ने भूस्खलन प्रभावित केरल के वायनाड जिले क्षेत्र में पहले हवाई सर्वे किया। उसके बाद रिलीफ कैंप अस्पताल पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को साझा किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ उन्होंने एक समीक्षा बैठक कर आश्वस्त किया कि पुनर्वास के काम में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। केरल के वायनाड में मुंडक्कई और चूरलमाला अट्टामाला का दौरा कर प्रधानमंत्री ने उस ना भुला देने वाली आपदा की जानकारी ली। इस इलाके ने 30 जुलाई की सुबह सुबह विनाशकारी भूस्खलन देखा। बड़ी बड़ी चट्टानें जहां तहां पड़ी हैं, सड़कें बह चुकी हैं। उस वक्त का आलम यह था कि इरुवानीपझा नदी के किनारे किनारे जमीन तक खिसक गई। ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। 120 फुट लंबा ये वही बेली ब्रिज है जिसने राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई थी। 30 जुलाई की दोपहर तक आलम यह था कि यहां नदी पार करना मुश्किल था। चूरलमाला और मुंडक्कई का संपर्क टूट गया था। सेना के दक्षिणी कमान ने जिम्मेदारी उठाई। 31 अगस्त की शाम पुल का निर्माण शुरू किया गया और रिकॉर्ड 31 घंटे में ब्रिज तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर ढंग से तालमेल के साथ काम किया, इसलिए जल्द ही लोगों को राहत मिली। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे MOS को भी तुरंत यहां भेजा था। मेपडी में बना राहत केंद्र जहां आपदा के पीड़ित लोग शरण लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने डॉक्टर मोपेन मेडिकल कॉलेज स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने लोगों को ढांढस बंधाया कि पूरा देश विपदा की इस घड़ी में आप सभी के साथ है।
जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि जिन्होंने अपने परिजनों को इस आपदा में खोया है उसकी भरपाई करना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जब भी डिटेल के साथ रिपोर्ट तैयार कर लेगी उसे लेकर केंद्र कोताही नहीं बरतेगी और धन का अभाव लोगों के सपनों और पुनर्वास के आड़े नहीं आएगा। वायनाड से उर्मिलेश और निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सहकारिता को लेकर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आज़ादी के बाद सहकारिता आंदोलन में विकास धीमा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया और अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। पहले सहकारिता को सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया गया था, इसमें राष्ट्रीय नीति का अभाव था। सहकारिता में पिछले वर्षों में बहुत काम हुआ है। सहकारिता कानून में ढली इसके पहले हमारे देश में सहकारिता का भाव हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 1947 से एक मांग हमेशा सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की रही कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो। मैं तो एक सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया। तो सहकारिता पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, सहकारिता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग और मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया और अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। सहकारिता में पिछले वर्षों में बहुत काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला गंभीर होता जा रहा है। इस मामले को लेकर डॉक्टरों में काफ़ी नाराज़गी है। राज्य में जूनियर डॉक्टरों ने कामकाज रोक दिया है और नर्सों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में शुक्रवार को महिला डॉक्टर मृत पाई गई थी। शुरू में अधिकारियों और सरकार ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन बाद में जूनियर डॉक्टरों के दबाव के बाद विशेषज्ञों की एक टीम के साथ पोस्टमार्टम किया गया और पाया गया कि ये हत्या थी और संभवतः यौन शोषण के बाद हुई थी। आरजी कर की जूनियर डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं निलंबित कर दी। भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाया और विरोध जताया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। कोलकाता के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद विपक्ष पार्टी भाजपा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बंगाल की मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है, लेकिन चरित्र हनन शुरू हो गया है। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने कहा कि उन्हें आधी रात को सेमिनार हॉल में जाने के लिए किसने कहा था। ये ममता बनर्जी की किताब से सीधे निकला है। पीड़िता को बदनाम करो, उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करो ताकि माता पिता अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएं। इससे पहले अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जांच समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट में अकल्पनीय क्रूरता का विवरण दिया गया है। अगर कोलकाता के अस्पतालों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर संदेश खाली जैसी जगहों पर क्या उम्मीद की जा सकती है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं।
उनके रहते महिला डॉक्टरों के साथ क्रूरता की जा रही है, वे कब बोलेंगी? कोलकाता में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की मौत के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़क पर आ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। We have come here with a deputation. We want to meet the super. We want to see how the negligence of the administrative forces had created such an unsafe working environment for a female doctor. We need answers. We need accountability. हम लोग जातीय कांग्रेस से आए हुए हैं। हम लोग का भी रिप्रेजेंटेशन, हम लोग के पार्टी से रिप्रेजेंटेशन, ये जो कमेटी गठन किया गया है उसमें रखना पड़ेगा। और जो ऐसे माहौल में कलकत्ता के शहर में इतना बड़ा घटना घट गया, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एक महिला का जिंदगी चला गया, कैसे हुआ ये हम लोग को जानना पड़ेगा। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की मौत के मामले में प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। इस घटना पर पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुरलीधर ने कहा कि हमने धारा 103(1) और 64 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज किया है। यह हत्या के साथ साथ यौन उत्पीड़न का मामला है। हमारी जांच पारदर्शी तरीके से सही दिशा में चल रही है। As Leonard Sikki sir has told that we have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits us. भाजपा के सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार का आपराधिक इतिहास कौन नहीं जानता। भाजपा सांसद ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर कर्नाटक के लोगों को लूटने का आरोप लगाया। भाजपा और जदयू की यात्रा के मैसूर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भी घोटालों का आरोप लगाया। इतिहास नहीं जानते डीके शिव कुमार का? किसको नहीं पता उसका पुराना आपराधिक इतिहास? 2008 में जब उसने पहली बार कनकपुरा से चुनाव लड़ा, अपराध की कमाई से उसके पास 75 करोड़ रुपए थे। 2024 में 1414 करोड़ हो गए। तुमने इस 20 साल में लूट करके कर्नाटक को इतना खाली कर दिया। एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को ईमानदार घोषित करता था, आज उसकी ईमानदारी की कलई खुल चुकी है। आज देश देख चुका है किसने, कैसे इस व्यक्ति ने हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर लिया, कैसे इसने अपनी ताकत का उपयोग करके 4000 करोड़ रुपए का स्कैम कर लिया। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें।
ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए अच्छे बीजों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी रविवार को 109 उन्नत बीजों को जारी करेंगे जो अलग अलग जलवायु क्षेत्र के अनुकूल हैं। अगर उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छे बीज। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली 109 नई किस्में बीजों की तैयार की गई। कल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये अलग अलग 109 किस्मों को किसान के लिए जारी करेंगे। ये फसलें अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए अलग अलग है, अलग क्षेत्र के लिए अलग किस्म। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में शामिल हुई। बैठक में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बैंकिंग विनियमन संशोधन ला रहे हैं। संशोधन अधिनियम लाने के कई कारण हैं। ये कुछ समय से लंबित था। सहकारी क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में इसमें कुछ पुनर्गठन भी किए गए हैं। Banking regulations amendments that we are bringing in is not just only for that. There are many others which are reasons behind why we have brought the BR Amendment Act. It's been pending for some time. Pending in the sense it was long awaited. It also has some realignments as regards the cooperative sector banking arena. And the nomination is one of the things which is a customer friendly step, because I think it is important for customers to have that choice, and also to make sure that the nominees later on don't face any difficulties in claiming what is rightfully theirs. वहीं RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक अपनी जमा दरें तय करते हैं और वे अपनी ब्याज दरें भी तय करते हैं। स्थित बैंक दर बैंक अलग अलग हो सकती है। Banks fix their deposit rates, they fix their interest rates. The position, the situation could vary from bank to bank. At times you would have seen certain banks launch a special drive to raise deposits. So they tend to give a higher rate of interest for deposit mobilization. We have seen situations where if the CASA deposits in a particular bank is low, and they want to raise the CASA deposit percentage in their overall deposit base. So temporarily for a few months they increase the, the interest rates they pay on the savings bank accounts, deposit accounts, etc. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय मालदीव के दौरे पर हैं। शनिवार को डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की जनता को फायदा मिलेगा। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
बांग्लादेश में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। आज प्रदर्शनकारी छात्रों के विरोध के बाद बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास तक मार्च किया। बांग्लादेश के बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रदर्शनकारियों द्वारा केंद्रीय बैंक के मुख्यालय पर धावा बोलने के कुछ दिनों बाद आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तालुकदार ने व्यक्तिगत और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वित्त मंत्रालय को अपना त्यागपत्र सौंपा है। इससे पहले बांग्लादेश बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर को प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। उनमें से केवल डिप्टी गवर्नर काजी सईदुर रहमान ने अपना त्यागपत्र सौंपा, जबकि अन्य ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस्तीफा दे देंगे। केंद्रीय बैंक को लेकर ये विरोध प्रदर्शन शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और कई सप्ताह तक चले घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर जाने के 2 दिन बाद हुआ है। बांग्लादेश में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सिविल सेवा नौकरियों में कोटा खत्म करने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में ढाका समेत पूरे देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में ढाका में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे और खुद के बंगाली होने के पोस्टर हाथ में लिए हुए थे। उन्होंने शांति की मांग को लेकर सड़क के एक हिस्से पर जाम भी लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि कर्नाटक में 1200 किसानों ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन क्या राहुल गांधी ने इस पर कभी कोई चिंता जताई? गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। 59 promises made by the Congress in its manifesto in Karnataka alone. They have only fulfilled 2 of them. 59 वादे किए, डिलीवरी रेट 2 वादे पूरे किए, 3%। वादा निभाने का प्रतिशत है 3, वादा खिलाफी और भरोसा तोड़ का प्रतिशत है 97। वादा खिलाफी कांग्रेस का राहुल गांधी का डीएनए है, और अगर गलत बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी बाहर निकलिए। 1200 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में, आपने क्या कदम उठाए? आपने वादे किए बड़े 59, पूरे हुए 2-3%। यह आरोप लग रहा है आप पे। कर्नाटका की जनता, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, वहां की जनता ठगा महसूस कर रही है। गौरव भाटिया ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जो 59 वादे किए थे, जिसमें से अब तक केवल 2 ही निभाए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वादा खिलाफी ही कांग्रेस और राहुल गांधी का डीएनए है। एजुकेशन सेक्टर में 7 वादे इन्होंने किए, 7, उनमें से 6 पूरे नहीं हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में 15 में से 14 वादे पूरे नहीं हुए हैं। और आपको याद होगा, वो 5 गारंटी की भी बात कर रहे थे, उसमें एक गृह लक्ष्मी योजना आई थी 2 महीने से। उसमें जो मासिक भुगतान सरकार को करना था वो नहीं हुआ। सरकार के मंत्री कहते हैं टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल ग्लिच कर्नाटका सरकार में नहीं है। टेक्निकल ग्लिच राहुल गांधी और सिद्धारमैया जी का जो प्रशासन की प्रणाली है उसमें है, उनके दिमाग में है। और अभी भी खबर आ रही है, सीपीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में अवैध निर्माण मामले में 2 इंजीनियरों को सस्पेंड किया है। दोनों इंजीनियर प्रदीप परमार और अभिषेक राज पहले
पीडब्ल्यूडी में तैनात थे और अब गुवाहाटी और खड़गपुर में तैनात हैं। इन दोनों इंजीनियर्स ने बेवजह जल्दी दिखाते हुए सभी नियमों को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री के बंगले का निर्माण करवाया था। इस मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है और दोनों इंजीनियर इस समय गुवाहाटी और खड़गपुर में तैनात हैं और सभी नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने दिल्ली सीएम के बंगले का निर्माण करवाया, ये आरोप लगाया जा रहा है। और ये जो खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल के बंगले में अवैध निर्माण के मामले में 2 इंजीनियर सस्पेंड हो गए हैं, उस मामले में आ रही है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस समय अपने मकान का रिनोवेशन कराया था तो उसमें कई सारी ऐसी चीजें लगी थी जो विदेशों से भी मंगाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का विरोध भी किया था कि तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस आलीशान महल का एक तरीके से निर्माण किया गया है। पर्दे मंगाए गए, टाइल्स मंगाई गई और इसमें 2 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि इंजीनियर प्रदीप परमार और अभिषेक राज ये पीडब्ल्यूडी में तैनात थे और इन्हीं इंजीनियरों के नेतृत्व में वहां पर जो काम है वो किए गए थे। इन इंजीनियरों पर भी आरोप था कि इन्होंने गलत तरीके से अपने पद का भी दुरुपयोग किया गया और इसके अलावा अपने पद के दुरुपयोग के साथ साथ जो वहां पर काम कराए थे उनमें भी नियम कानूनों का ध्यान नहीं रखा गया। इसी के लिहाज को देखते हुए आप देखें कि सीपीडब्ल्यूडी ने अब इन दोनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। ये अभी वर्तमान में जो गुवाहाटी और खड़गपुर वहां पर तैनात हैं। अब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो परत दर परत है वो खुलती हुई सामने आ रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री जो निवास है वहां पर जो आलिशान बिल्कुल परत दर परत जो खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं उसकी एक बड़ी कड़ी है। आप नजर बना रखें। नीरज, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अमन सहरावत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। अमन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले में प्यूर्टोरिको के पहलवान को हराया था। अमन की उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में पदक जीतने में सफलता हासिल की। अमन, नमस्ते। नमस्ते सर जी। अमन, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, बहुत खुशी हुई जी। आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। हाँ जी, मेरी देशवासियों का आशीर्वाद था जी और आपकी मेहनत थी जी जो इतने और एक सुविधा दी जी टॉप्स ने और साई ने जी, आपने भी मतलब सबकी मेहनत आया जी। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो अपना घर बना ले और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। हाँ जी, मतलब घर ने भी नहीं रहे जी इतने साल, तो उस खाड़ी में आई तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। वही तो। हाँ जी। और देखिए अमन, मैं मानता हूं देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के हमारे एथलीट हैं जो इस प्रकार से मेडल लेकर के आ रहे हैं। आप सबसे छोटी आयु के हैं और इसके लिए आपके लिए तो इतना जीवन, इतना लंबा समय आपके पास है। मैं मानता हूँ आप देश को खुशियों से भर देंगे। हाँ जी, 2028 में जी ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे जी। पूरी मेहनत कराएंगे जी ओलंपिक में गोल्ड के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आप सफल होने वाले हैं। और आपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया, माँ बाप खोने के बाद भी आप बिल्कुल जीवन में डटे रहे। ये बहुत ही प्रेरक जीवन है आपका। हाँ जी, संघर्ष तो जी यार एक सब न करना पड़ा है जी, किसी न किसी तरीके से करना पड़ा है जी। आप भी तो संघर्ष करो जी, वो भी तो एक संघर्ष ही है। नहीं, हमारा तो क्या है, हम तो देश की सेवा में लगे हैं। आप लोग तो दिन रात, मैं तो आप न रात को सोते हैं न आप दिन सुबह, कितनी ठंड क्यों न हो, रजाई ओढ़ के सोने का मन कर जाए तो भी आप तो मैदान में जाके मेहनत करते हो, तब जाकर के यहाँ पहुंचते हो। हाँ जी।
वहाँ सब साथियों को क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद पुरुषों में तो आप ही हैं जो कुश्ती के मैदान में आगे आए। हाँ जी, मतलब एक ही क्वालिफाई हुआ था जी पुरुषों में, तो बस यही सोच रहा था भाई यार बार रेसलिंग में मेडल आता तो अब की बात तेरी जिम्मेवारी है तो मेडल दिलाने की, तो मैंने अपना पूरा 100% दिया जी। नहीं, वाकई आपने बहुत बहुत लगन से काम किया और देश को जो आशा थी उसको भरने के लिए आपने भरपूर काम किया है। आज मैं देशवासियों उम्मीद रेसलिंग वाला तो जी गोल्ड की थी पर वो नहीं ले पाए, पर 2028 में जरूर ले आऊंगे जी। आप देखिए, आप गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, आप उस चिंता को छोड़ दीजिए। आपने देश को बहुत दिया है और देशवासी हर कोई सीना तान करके अमन का नाम ले रहा है। आपने इतनी स्थिति और बहुत छोटी आयु में स्थिति पाई है। इब्बे तो जी कुछ नहीं दिया, इब्बे तो बहुत कुछ देना है देश तब तो। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, जिसका ऐसा सपना होता है ना वो देता ही है। हाँ जी। चलिए अमन, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने देश का नाम रोशन किया है और आपका जीवन देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा। वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वे 30 अगस्त को 2 साल के लिए पदभार संभालेंगे। डॉक्टर सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। टीवी सोमनाथन को प्रशासनिक सेवाओं का लंबा अनुभव है। वे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।